हेलो फ्रेंड्स, क्लासिकल मैकेनिक्स जो है मैं आज स्टार्ट कर चुका हूँ। ओके। और जब तक ये किताब कवर नहीं होगी तब तक मैं इसके ऊपर काम करूँगा। साथ ही टेंसर एनालिसिस भी स्टार्ट कर रहा हूँ और फ्लूइड भी स्टार्ट कर रहा हूँ। जब तक तीनों बुक्स कवर नहीं होंगी, चाहे 6 महीने लगे या 1 साल लगे, मैं कंटिन्यूअसली काम करता रहूँगा। ओके, डोंट केयर। फाइनली आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है, डजेंट मैटर, मेरे को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पहला जो टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स का, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, ठीक है ना। ज़रा इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता क्या है, कैसे ये काम करता है। मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट मेरे पास कोई फोर्स है। सपोज दैट ए फोर्स एफ एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, ओके, ऑफ मास एम, देन फ्रॉम न्यूटन्स लॉ। अगर मेरे पास कोई जो है ना कोई बॉडी है, और उस बॉडी का जो है, सपोज दैट ये कोई मेरे पास बॉडी है, ये बॉडी मान लो आप, इसका मास जो है ना मेरे पास एम है। ओके, और इसके ऊपर मैंने एक फोर्स एफ लगा दिया है। सपोज दैट ये फोर्स एफ लगा हुआ है, कोई सी भी डायरेक्शन मान सकते हो। मैंने इस बॉडी के ऊपर जो है इस डायरेक्शन में एक फोर्स एफ लगा दिया। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, न्यूटन का जो लॉ है वो ये कहता है कि भाई एफ इज इक्वल टू होता है, वो होता है डी पी ओवर डी टी। ओके, डी पी ओवर डी टी का मतलब क्या होता है, जरा इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज फोर्स। आपने ये भी पढ़ा है कि एफ बराबर एम इंटू ए होता है, आप जानते हो इस चीज़ को। ओके, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके बता रहा हूँ। सो दैट द अप्लाइड फोर्स ऑफ एनी बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी, वेयर पी इज द लीनियर मोमेंटम। ओके, यानी चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज फोर्स। क्लियर। बट फ्रॉम द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ द फिजिक्स, जो फिजिक्स की परिभाषा होती है वो ये बोलती है कि पी बराबर जो है वो होता है एम इंटू बी। क्लियर। अगर P इज इक्वल टू एम वी जो है, ये वाली वैल्यू मैं इस इक्वेशन के अंदर यहाँ डालता हूँ। F इज इक्वल टू जो है, जो मेरे पास है, F इज इक्वल टू है मेरे पास डी पी ओवर डी टी, आपके सामने है। इसके अंदर जो है मैंने P इज इक्वल टू रख दिया। कितना रखा भाई मैंने, M इंटू वी पुट किया। ओके, एक चीज़ समझने की और भी है, जरा इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करना। मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास बॉडी है, ये कोई बॉडी है। ओके, जाहिर सी बात है बॉडी के ऊपर जो अप्लाइड फोर्स है वो चेंज हो सकता है, लेकिन बॉडी का मास जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। आप समझते हो, आपकी 2 ग्राम की बॉडी हो या 10 ग्राम की बॉडी हो या 50 ग्राम की बॉडी हो, उसके ऊपर आप अप्लाइड फोर्स कम कर सकते हो या ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन बॉडी का जो मास है वो कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है। ओके, सो दैट एफ इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी, फंडामेंटल फार्मूला है 10th-12th क्लास का। ओके, एंड वी नो पी इज इक्वल टू एम इन टू वी। ओके, मैंने ये वैल्यू उसके अंदर डाली, सो दैट मेरे पास एफ इज इक्वल टू जो निकल करके आ डी ओवर डी टी एम इन टू वी। ओके, मैं कह रहा हूँ वेयर पी इज द लीनियर मोमेंटम। क्लियर। ओके, नाउ थोड़ी देर के लिए जो मेरे पास जो ये बॉडी थी जिसके ऊपर मैं अप्लाइड फोर्स एफ लगा रहा था, सपोज दैट एफ की वैल्यू अगर जीरो हो जाए, सपोज दैट एफ इज इक्वल टू अगर मेरा जीरो हो जाए, तो जाहिर सी बात है यहाँ से जो रिजल्ट निकल करके आएगा मेरे पास, एफ इज इक्वल टू जीरो, जैसे ही मैं इस पोर्शन को जीरो करने की कोशिश करूँगा, मेरे पास निकल करके आएगा एफ इज इक्वल टू, वैसे तो एफ इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी है, बट मैं कह रहा हूँ कि अगर थोड़ी देर के लिए एफ की वैल्यू मैं जीरो कर दूँ तो मेरे पास रिजल्ट निकल करके आया कितना, जीरो इज इक्वल टू, कितना रिजल्ट निकल करके आया मेरे पास, जीरो इज इक्वल टू डी ओवर डी टी एम इंटू वी। ओके, मैंने एम इंटू वी क्यों लिया, क्योंकि पी इज इक्वल टू मेरे पास कितना है, एम इंटू वी है, मैंने वी की वैल्यू डाल दी। ओके, जरा इस चीज़ को आगे देखो। अब आप, अगर मैं इस इक्वेशन को, सपोज दैट दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरे पास पहली इक्वेशन है या दूसरी कुछ भी है, अगर मैं इसको बोथ साइड इंटीग्रेट करता हूँ, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है इंटीग्रेट बोथ साइड, जैसे मैं इसको इंटीग्रेट बोथ साइड करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट निकल करके आएगा, इधर इंटीग्रेशन ऑफ जीरो होगा, इस साइड में इंटीग्रेशन ऑफ जीरो हो जाएगा, इस साइड में इंटीग्रेशन ऑफ डी टी होगा। क्यों होगा, क्यों, मैं टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में मेरे को इंटीग्रेट करना होगा। ओके, मैंने इंटीग्रेशन किया बोथ साइड, सो दैट इंटीग्रेशन ऑफ जीरो इंटू डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ओवर डी टी एम इंटू वी इंटू डी टी। ओके, यहाँ डी टी गलती से छोड़ा हुआ है, इस डी टी से डी टी कैंसिल, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, इधर बचा मेरे पास एम वी। जीरो इंटू डी टी, जीरो का इंटीग्रेशन होता है जीरो, लेकिन ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मेरे को लेना पड़ेगा। मैंने इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगा दिया जीरो, इज इक्वल टू इधर हुआ मेरे पास एम वी, और एम वी की वैल्यू है मेरे पास सी के बराबर। क्लियर, नो डाउट। तो यानी पी इज इक्वल टू मेरे पास कितना निकल करके आया भाई,
पी इज इक्वल टू मेरे पास निकला एम इंटू वी, और एम इंटू वी की वैल्यू कितनी है मेरे पास सी, और ये तब केस बना हुआ है जब एफ इज इक्वल टू 0 है। यानी अगर मेरे पास ये जो बॉडी थी, अगर मैं इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता हूँ तो उस पोजीशन में जो इसका लीनियर मोमेंटम होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। क्लियर, समझ आती है बात? नो प्रॉब्लम। ओके, सो दैट इन दिस सिचुएशन द लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व और कांस्टेंट। ओके, आप इसको कंजर्व भी कह सकते हो या फिर इसको कांस्टेंट भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। और कांस्टेंट जो होता है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट भी दो तरह के होते हैं, एक तो वो है कि जो हम एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग या जिस टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है ना क्या कहें, अगर हम कांस्टेंट सेलेक्ट करते हैं, कांस्टेंट तो वो होता है। एक दूसरा कांस्टेंट होता है जिसको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, सो दैट यहाँ से मेरे पास निकल करके लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज ऑलवेज कंजर्व्ड और कांस्टेंट, और दिस इज ऑल्सो नोन एज कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ ए पार्टिकल। इसका सेकंड नाम भी होता है, दिस इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ ए पार्टिकल। कोई अगर यहाँ तक डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स के अंदर जो है ना आप डायरेक्टली क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। दूसरी बात ये है, मेरा व्हाट्सअप नंबर पब्लिक है, आप मेरे को वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हो। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इसको कैसे कंजर्व किया जाता है, यानी इसको संरक्षित कैसे किया जाता है, इसको सुरक्षित कैसे किया जाता है, या इसकी वैल्यू क्या होती है, ज़रा उसको देखते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मान लिया जाए मेरे पास कोई पार्टिकल है, सपोज दैट ये मेरा कोई पार्टिकल है। क्लियर है ना? पार्टिकल की पोजीशन क्या है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पार्टिकल की पोजीशन पी है। ओके, और यहाँ से सपोज दैट दिस इज माय ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट से जो पार्टिकल की जो डिस्टेंस है वो मैंने सपोज दैट वेक्टर आर मान ली। क्लियर है ना? और यहाँ से जो है सपोज दैट ये पार्टिकल की किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर पोजीशन पी है, और सपोज दैट ये मेरा लीनियर मोमेंटम है, दिस इज माई लीनियर मोमेंटम पी। और ये जो है ये लीनियर मोमेंटम के साथ ये पार्टिकल की जो पोजीशन है ये कितना एंगल बना रही है, सपोज दैट दिस एंगल इज थीटा। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। देन वी नो दैट द एंगुलर मोमेंटम, ये 11th-12th की डेफिनेशन है, सो दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम अबाउट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ओ इज डिफाइंड एज, नोटेशन होता है जे, जे इज इक्वल टू होता है पी क्रॉस आर, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ये फंडामेंटल डेफिनेशन है। यानी मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लिया जाए मेरे पास कोई पार्टिकल है, पार्टिकल की पोजीशन मेरे पास जो है क्या है, पी है, और ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस जो है ना ये आर है। ओके, और इसके ऊपर जो है ना जो लीनियर मोमेंटम की वैल्यू है वो सपोज दैट पी है, और ये ओरिजिन के साथ जो है थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, तब उस पोजीशन में जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है जे इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ओके, यानी दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज यहाँ जो है मेरे पास क्या लगा हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट लगा हुआ है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है स्केल वेक्टर क्वांटिटी, नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। बट वी नो वेरी वेल पी इज इक्वल टू कितना होता है, वी नो वेरी वेल पी इज इक्वल टू कितना होता है, एम वी। ओके, अगर मैं ये वैल्यू यहाँ डालता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा जे इज इक्वल टू आर क्रॉस एम वी। ओके, आगे मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ तक तो ये बन जाएगा। आगे देखता हूँ, अगर इस बॉडी के ऊपर ये जो मेरे पास बॉडी है, ओके, ये पार्टिकल ये जिस पॉइंट बी के ऊपर ये जो पार्टिकल रखा हुआ है, अगर इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स कितना हो, एफ हो, सपोज दैट एफ इज़ द अप्लाइड फोर्स एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द बॉडी, तो इस सिचुएशन में मेरे पास क्या होगा, देन हम जानते हैं, तो तब उसके पास जो है ना, अगर मैं टॉर्क की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, यानी बल आघूर्ण निकालने की कोशिश करता हूँ, तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है एफ क्रॉस आर। यू नो वेरी वेल, बल आघूर्ण बराबर बल गुणा लंबवत दूरी, ये तो फार्मूला होता है। मैंने यहाँ इस बॉडी का जो है टॉर्क कैलकुलेट किया, टॉर्क कैलकुलेट करने पे टॉर्क की जो वैल्यू निकल करके आई वो कितनी निकल करके आई, टॉर्क इज इक्वल टू टो इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। दो बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं। अगेन ये मेरे पास पहले से ही निकल चुका था, एंगुलर मोमेंटम, वी नो वेरी वेल दिस इज द फंडामेंटल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जे इज इक्वल टू आर क्रॉस पी और टो इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर। ये आपने 9th 10th 11th के अंदर जो है ना ये दोनों के दोनों फार्मूले पढ़े होंगे। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएशन ऑफ द इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टी। ओके, जैसे मैं इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा, इधर मेरे पास बनेगा डी ओवर डी टी, इधर हो जाएगा डी ओवर डी टी आर क्रॉस पी। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। तो हम जानते हैं इधर तो डी जे ओवर डी टी एज इट इज, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ये मेरा सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। मैंने इसको फर्स्ट मान लिया, पी मेरा फर्स्ट फंक्शन है और आर मेरा सेकंड फंक्शन है। ओके, पी मेरा एज इट इज
डी आर ओवर डी टी निकल गया, प्लस का निशान लगा, आर मेरा एज इट इज, क्रॉस का निशान जो का तू डी पी ओवर डी टी। क्लियर। बट हम जानते हैं क्या हमारे पास फार्मूला होता है भाई हमारे पास होता है डी आर ओवर डी टी कितना होता है भाई, डिस्टेंस के अंदर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज नोन एज द वेलोसिटी। क्लियर। डी आर ओवर डी टी कितना होता है, वी होता है, और पी इक्वल टू कितना होता है, एम वी होता है। ये भी 11th और 12th के फार्मूले हैं। तो जैसे ही मैंने वैल्यू डाली डी आर ओवर डी टी की वैल्यू तो हुई मेरे पास वी, पी की वैल्यू हुई मेरे पास एम इंटू वी, और आर मेरे पास जूँ का तू है। मैं जानता हूँ एफ इक्वल टू, तो मैंने अभी बताया आपको एफ इक्वल टू कितना होता है भाई आपके पास, डी पी ओवर डी टी होता है ना, डी पी ओवर डी टी। मैंने एफ़ की भी वैल्यू डाल दी यहाँ पे, जो कि एफ़ की वैल्यू कितनी होती है, डी पी ओवर डी टी। क्लियर। बट मैं जानता हूँ कि अगर ए डॉट बी क्रॉस सी हो, या ए क्रॉस बी डॉट ए हो, अगर यहाँ इधर लिखा हुआ भी है एक वेक्टर गुणा क्रॉस प्रोडक्ट दूसरा वेक्टर डॉट प्रोडक्ट फिर पहला वेक्टर, तो इनकी ऑलवेज वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। सो दैट दिस इज इक्वल टू, ये पोर्शन तो ज़ीरो हो चुका। इधर से मेरे पास कितना चल रहा था, डी जे ओवर डी टी, ये तो सारे का सारा ज़ीरो इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ हो चुका। एफ कौन सी वैल्यू है आपको भी पता है, एफ इज इक्वल टू कितना है भाई, एफ इज इक्वल टू कितना है, डी पी ओवर एफ इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी। क्लियर। सो दैट डी जे ओवर डी टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे की तरफ चलते हैं। सो डी जे ओवर डी टी इज इक्वल टू कितना निकल गया मेरे पास, आर क्रॉस एफ। बट आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू कितना होता है, टॉर्क। दिस द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ द टॉर्क। इसी को तो बलागुण बोलते हैं, बल गुणा लंबवत दूरी, बल की दिशा में जो लंबवत दूरी होती है। ओके। तो डी जे ओवर डी टी आर क्रॉस एफ की वैल्यू मेरे पास टो आई। ओके। तो आगे की तरफ चलते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ, टो इज इक्वल टू होता है डी जे ओवर डी टी का दूसरा रिजल्ट मेरे पास निकल करके आया था, ध्यान से देखना। बट ये डी जे ओवर डी टी था, डी जे ओवर डी टी की वैल्यू क्या मेरे पास डी ओवर डी टी आर क्रॉस पी नहीं थी क्या? देखो कहाँ से, ये देखो ना भाई, आप जो फंडामेंटल डेफिनेशन थी, डी जे ओवर डी टी की वैल्यू थी डी ओवर डी टी आर क्रॉस पी, ये वैल्यू थी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली, यहाँ से मेरे पास जो निकल करके आया, डी जे ओवर डी टी इज इक्वल टू टो इज इक्वल टू डी ओवर डी टी आर क्रॉस पी। थोड़ी देर के लिए सपोज दैट अगर टो इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, सपोज दैट ये टो जो है इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए, तो इधर डी जे ओवर डी टी इज इक्वल टू कितना होगा, डी जे ओवर डी टी इज इक्वल टू मेरे पास ज़ीरो हो जाएगा। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, आई एम इंटीग्रेटिंग डी जे ओवर डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी, मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो इधर इंटीग्रेशन निकला डी जे ओवर डी टी इंटू डी टी, इधर दूसरी तरफ हुआ इंटीग्रेशन ऑफ जीरो इंटू डी टी। ये एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो जाहिर सी बात है इधर डी टी से तो मेरा डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, इस डी टी से मेरा डी टी कैंसिल आउट, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल, इधर जे हुआ, इसका इंटीग्रेशन टोटल जीरो प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, अर्थात जे इज इक्वल टू कितना निकल गया, कॉन्स्टेंट। क्लियर। सो दैट अगर टो इज इक्वल टू जीरो है, इन दिस सिचुएशन जे इज इक्वल टू क्या होगा, मेरे पास जे की वैल्यू निकल करके आएगी ज़ीरो। और इस पोजीशन में मैं जो कहूँगा, मैं कहूँगा सो दैट दिस इज नोन एज कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर। दिस इज नोन एज कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी किसी भी तरह की समस्या है, तो आई एम रिक्वेस्टेड टू यू प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन माय व्हाट्सअप नंबर। और आप फेसबुक के ऊपर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो, आपको तुरंत के तुरंत उसका रिप्लाई दिया जाएगा। कोई टॉपिक जो यूट्यूब के ऊपर आपको नहीं मिल रहा है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको उस टॉपिक के ऊपर लेक्चर सीरीज़ दूंगा। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बहुत सस्ता में जो है ना क्या क्या आपको मटेरियल दे रहा हूँ, आप डायरेक्टली मेरे ज्वाइन ऑप्शन को क्लिक कीजिए, और एज ए पर मंथ जो है 29 का सब्सक्रिप्शन है, आप डायरेक्टली उसको लीजिए। और उसके साथ साथ जो है मेरे चैनल के ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं जैसे बेड हुआ, जैसे सोफ़ा हुआ, जैसे कुछ गारमेंट्स वगैरह की प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप वहाँ से कुछ सेल करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप सेल कर सकते हो। ओके। कुछ ऑप्शंस यूट्यूब ने जो हम लोगों को दिए हैं, हम उनका यूज़ कर रहे हैं। अगर आप उनमें इंटरेस्टेड हो तो डायरेक्टली यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट। ओके बाय। इस लेक्चर के अंदर इतना ही।